हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सॉल्यूशंस। और इस टॉपिक में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर डिस्कस करने के बाद उसके वेरिएशंस और प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वेरिएशन और प्रॉपर्टीज टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर और कैसे चेंज होता है। और उसका अपन हम लोग सबको नाम जानते हैं दैट इज क्लॉसियस-कैप्लान इक्वेशन, जिसको अपन डिराइव करेंगे, समझेंगे कि टेम्परेचर का वेपर प्रेशर से कैसे डिफरेंस होता है। उसके बाद पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सबका क्यूमुलेटिव एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये आज का लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसको समझने हैं। सॉल्यूशन दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, पहला है सॉल्यूट एंड सेकंड है सॉल्वेंट। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अगर आप ले लो शुगर प्लस वाटर, क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, राइट। फिजिकल स्टेट देख लेते हैं, ये है लिक्विड, ये भी है लिक्विड और ये है सॉलिड। अब सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट क्या होगा। जब फिजिकल स्टेट अलग अलग होते हैं तो डिफाइन कैसे करते हैं वो समझते हैं। जैसे ये एक फाइनल सॉल्यूशन है, राइट। इस फाइनल सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है दैट इज लिक्विड, राइट। तो जो सॉल्वेंट होता है वो फाइनल सॉल्यूशन के स्टेट के इक्वल होता है सॉल्वेंट। जैसे इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या है आपका, लिक्विड कौन सा स्टेट में, सॉल्यूशन कौन सा स्टेट में है, लिक्विड। दैट मींस वाटर आपके लिए कैसा काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। जब फिजिकल स्टेट अलग अलग होते हैं तो अमाउंट आप कुछ भी ले लो, आप शुगर कुछ भी ले लो, आप वाटर कुछ भी ले लो, अमाउंट कुछ भी लो, अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो सॉल्वेंट हमेशा उसके इक्वल होगा जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा। जैसे ये लिक्विड है तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, लिक्विड होगा। अगर ये सॉलिड होता सॉल्यूशन तो लिक्विड मतलब जो सॉल्वेंट होता एक सॉलिड को लेते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग कब किए, जब स्टेट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ इथेनॉल प्लस वाटर, ये क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, करेक्ट है। वाटर क्या है, एक लिक्विड, इथेनॉल क्या है, एक लिक्विड, सॉल्यूशन क्या है, एक लिक्विड है। अब ये लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। अब सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करें, अब सॉल्वेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज अमाउंट। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। जैसे वाटर को देख लो, वाटर का मान लेते हैं ये 100 ml था और ये इथेनॉल है जिसका ml कितना है, 50 ml है। बताओ कौन सॉल्वेंट, तो आपको दिख रहा होगा कि सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट है ज्यादा। तो ध्यान रखना है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या समझने की बात हुई कि अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग होगा तो सॉल्वेंट का कौन डिसाइड करेगा, जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूशन अगर इन दोनों का मिक्सचर का सॉल्यूशन का सॉलिड है तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा, ठीक है। और अगर फिजिकल स्टेट सेम हो, अगर ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड बन रहा है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड बन रहा है, तो फिर किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट पे। जिसका अमाउंट ज्यादा वो होगा आपका सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा वो होगा सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो होगा सॉल्यूट। तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझते हैं। वेपर प्रेशर समझने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर किसका, एक लिक्विड का। जैसे आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर पे क्या है, एक आप मैनोमीटर कनेक्ट कर दिए हैं। क्या कनेक्ट किया आपने, एक मैनोमीटर कनेक्ट किया और इस मैनोमीटर में आपने लिक्विड भरा। ध्यान रखें पहले इनिशियल स्टेट है तो लिक्विड क्या है, एक इक्वल कांस्टेंट वैल्यू पे है, हाइट दोनों की क्या है, सेम है। इस साइड इधर भी एक लिक्विड भर लो और इधर एक लिक्विड जो भरा है हम लोगों ने, ये है एक वोलेटाइल लिक्विड। अब ये वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, तो वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। अच्छा, इवेपोरेट होने से मतलब क्या है, देखो दो चीजें हैं, एक होता है इवेपोरेशन, एक होता है वेपराइजेशन। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या फर्क है, देखो जब भी कोई लिक्विड, अगर उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर वेपर बन रहा है, उस फिनोमेना को बोलते हैं इवेपोरेशन। अगर वही उस लिक्विड का जो टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट है
उस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है अगर कोई टेम्परेचर और उस पर वेपर्स कोई फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। मतलब सिंपल से फिनोमेना ये है कि इवेपोरेशन का मतलब क्या है होता है वेपर जो फॉर्म होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है फिनोमेना, वेपर्स बनते कैसे हैं उसको समझते हैं। जैसे अगर आपने एक ले लिया है कंटेनर और यहाँ पे भर दिया है आपने लिक्विड, ध्यान रखना ये लिक्विड क्या है, कोई वोलेटाइल लिक्विड ले लेते हैं, वैसे तो वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, और आपने क्या किया है कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ध्यान रखना ये टेम्परेचर इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे का टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे तो ऊपर में मॉलिक्यूल होगा ऊपर वाले लेयर्स पे, और एक मॉलिक्यूल में बीच वाला का मान लेता हूँ, ये मॉलिक्यूल बीच वाला का मॉलिक्यूल होगा इस लिक्विड का। अब देखते हैं, आप थोड़ा सोचो कि इस लिक्विड पे क्या हो रहा है, इस जो मॉलिक्यूल पे सब तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा क्योंकि और भी मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बनाए इधर उधर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, अगर अट्रैक्ट करो तो ये इधर से खींच रहा होगा, ये फोर्स इधर से भी खींच रहा होगा, तो इस मॉलिक्यूल का जो एफ नेट है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। करेक्ट है, एफ नेट क्या है, इक्वल टू 0 है। अगर वही मैं बात करूं इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की, तो मतलब इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में क्या है, इस पे अट्रैक्शन इधर नीचे लग रहा होगा, क्या इसका एफ नेट 0 होगा? नहीं, इसका एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 है दैट मींस कि अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा होगा। अब थोड़ा समझते हैं कि हो क्या रहा होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, राइट, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काइनेटिक एनर्जी में होंगे? ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप टेम्परेचर दोगे तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अच्छा, अगर इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे कोलिजन भी हो रहा होगा, राइट, ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड कर रहा होगा। एट पर्टिकुलर टाइम या कुछ ऐसा सिचुएशन होगा या पर्टिकुलर स्टेट होगा या पर्टिकुलर टाइम होगा कि ये जो कोलिजन में मॉलिक्यूल है कोलाइड करेंगे और ये जो अट्रैक्शन जो फोर्स है उसको ब्रेक करके निकल जाएंगे, राइट। कोई पर्टिकुलर टाइम हो सकता है कि जब ये ऐसे ब्रेक और होता क्या होता ही है, जब ये ब्रेक होता है किससे, अट्रैक्शन को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। अगर ये मॉलिक्यूल इस अट्रैक्शन से बाहर निकल गया इसी को बोलेंगे वेपर। आपको दिख गया ना, ये लिक्विड स्टेट में था, बाहर निकल गया तो कैसा बन गया, गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल एक वेपर में कन्वर्ट हो गया। इस फिनोमेना को बोलते हैं इवेपोरेशन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, लेकिन ध्यान रखना इवेपोरेशन कब बोल रहे हैं, जब इसका टेम्परेचर क्या है, इसका जो टेम्परेचर इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है ना, तो ये होता है आपका इवेपोरेशन। तो क्या आपको लग रहा है कि यही फिनोमेना यहाँ पे भी हो रहा होगा? ऑब्वियसली बात है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेम्परेचर T है और यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे होंगे तो यहाँ पे वेपर बन रहा होगा, राइट। अच्छा, ये अमाउंट इनिशियल स्टेट की बात करें, इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अच्छा, इवेपोरेशन बढ़ रहा होगा तो वेपर्स बढ़ेंगे 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 और इधर आना स्टार्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर क्या होगा कि ये वेपर्स प्रेशर लगाएंगे और इस लिक्विड कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा, ऊपर बढ़ना चालू करेगा। ऊपर बढ़ते 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 कोई एक ये नीचे जाएगा तो ये इधर से क्या बढ़ते जाएगा, ऊपर जाते चला जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि यहां से हाइट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी, दैट इज h। अच्छा, ध्यान रखना है कि जब ये वेपर्स बनते जाते हैं तो पहले तो ये बढ़ते जाते बढ़ते जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब ये हाइट यहाँ पर रुक क्यों गया, ये रुका इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वेपर्स बने उसके अमाउंट फिक्स्ड हो गए होंगे। ऑब्वियसली बात है ना, जब शुरू में बढ़ रहा था तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो वेपर्स बढ़ते जाएंगे और एक टाइम पे क्या होगा, अमाउंट इसका क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। अब अमाउंट फिक्स होगा तभी तो कांस्टेंट हो सकता है, राइट। अब ये अमाउंट फिक्स होगा क्यों होता है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये वेपर्स बने ना वो वेपर्स क्या करते हैं, यहाँ पे कोलाइड करने लग जाते हैं। बहुत सारे वेपर्स बन गए ना, कोलाइड करने लग जाते हैं, किससे, वॉल्स ऑफ कंटेनर्स। अब इसको थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जांपल है, मान लो आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में क्या किया, पानी भरा, पूरा फुल मत भरना, हाफ तक भर लिया मान लेते हैं, और ऊपर से ढक्कन रख दिया आपने ग्लास में, ठीक है। अब बताओ वहां पे गैप है ना, पानी और ढक्कन के बीच में गैप है, उसके वेपर्स बन रहे होंगे। आप कुछ टाइम के बाद आओ और उस ढक्कन को हटाओ,
आपको ढक्कन पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपने इसको ढका था तो जो पानी का जो वेपर्स है वो बढ़ते जा रहे थे ऊपर, वेपर्स निकल रहे थे, कोई भी इवेपोरेशन हो रहा है वहां पे। अब जो वेपर्स कंटेनर को टकराया तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया? वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इस फिनोमेना को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। दैट मीन्स ये जो वेपर्स इसको हिट किया और यहां से निकलना चालू किया, नीचे आया, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या है? कंडेंसेशन। अब देखो, जितना तेजी से इवेपोरेट हो रहा होगा उतने ही तेजी से अगर कंडेंसेट होने लगे, क्या होने लगे? यहां पे मान लो ये इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। इनिशियली देखते हैं, इनिशियल मतलब अगर चलो ये बात हो रही है जब यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा होगा तो इनिशियल में क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। पहली बात तो ये ना, क्योंकि शुरू में तो इवेपोरेशन ही हो रहा है, मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे वेपर्स के फॉर्म में। अब क्या करेंगे कि बात करते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्यों अटेन होगा? क्योंकि अमाउंट यहाँ फिक्स्ड होगा, अमाउंट यहाँ फिक्स्ड हो जाता है क्योंकि कंटेनर भी आपका फिक्स्ड है। अब यहाँ पे आप समझो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितना इवेपोरेट हो रहा है उतनी कंडेंसेट होगा, तभी तो अमाउंट फिक्स्ड होगा। उस कंडीशन में क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है, राइट? क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। मतलब जितने रेट से इवेपोरेट हो रहा है वही रेट से क्या होगा? कंडेंसेट होगा। अच्छा, उस एट इक्विलिब्रियम में जो ये वेपर्स प्रेशर लगा रहे होंगे लिक्विड पे, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अच्छा, ये होता क्या है फिर? क्या है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि जब रेट एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना वेपर प्रेशर हमेशा कैलकुलेट कब होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए और जो लिक्विड के वेपर्स जब रेट इक्वल हो गया तो लिक्विड के वेपर्स जब लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहे होते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन से इक्वल हो रहा है। तो यही कंडीशन होगा यहाँ पे, जब रेट इक्वल हो गया इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ से जो प्रेशर लगा रहा होगा वही तो हाइट डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। ये हाइट डिफरेंस ही वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मींस हम कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, डिपेंड करेगा यहाँ का लिक्विड में भी। अगर ये लिक्विड अगर विस्कस होगा तो थोड़ा लेट प्रेशर होगा, हाई डिफरेंस क्रिएट होगी, तो वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ सबको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते कैसे हैं, ठीक है? तो ये है आपका वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन क्या होता है और चीजें देखते हैं। अच्छा, दो चीजें पढ़ी हम लोगों ने, इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। अगर आपका सरफेस ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा निकलेंगे, अगर मॉलिक्यूल ज्यादा निकलेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, करेक्ट है? तो ये कैसा फिनोमेना है? एक सरफेस फिनोमेना है। वहीं पे वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना नहीं है। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कब डिफाइन होता है? जब वो इक्विलिब्रियम में हो। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो अच्छा, इक्विलिब्रियम आएगा कब? जब जितने रेट से इवेपोरेट हो रहे होंगे उतने ही रेट से कंडेंसेट भी हो रहे होंगे, तो उसमें अमाउंट का तो कोई मैटर ही नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखना होता है, इसलिए वो एक सरफेस फिनोमेना नहीं होता है। अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना भी ले लो वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो चीज है। और वेपर प्रेशर की जो प्रॉपर्टी है एक और है कि वो साइज और शेप ऑफ वेसल पे भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रखना है। अब दूसरा जो फैक्टर है, तो फिर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा किस पे? उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज अमाउंट और साइज पे। तो डिपेंड किस पे करेगा? वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, बढ़ेगा, ठीक है? अब ये कैसे बढ़ेगा, चीजें हैं वो अपन देखते हैं। एक और छोटा बात कि वेपर प्रेशर, अच्छा वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड होगा, तो आगे पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, उस पर मैं बताता हूँ। अभी आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि वेपर प्रेशर को कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और टेम्परेचर पे कैसे वेरिएशन है। तो देखते हैं टेम्परेचर पे वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर। वैसे तो उसको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन।
देखते हैं उसको क्या होता है वो, दैट इज वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। अब इसको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, साइंटिस्ट हैं वैसे इनके नाम पे जाते हैं। तो उसको देखते हैं, डिराइव करते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला आता है, वो देखते हैं वो कैसे डिराइव होता है। जैसे आपके पास एक लिक्विड है और x ये गैस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हमेशा ध्यान रखना है कब है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। एक चीज होता है दैट इज कभी भी रिएक्शन हो रही होती है तो अपन डिफाइन करते हैं एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये सब डिफाइन कर सकते हो आप। एंथैल्पी और एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो स्टेट फंक्शन को अगर हम देखते हैं तो हमेशा चेंज लिखते हैं, क्या चेंज, दैट मींस x लिक्विड से कहां जा रहा हो x गैस में, तो यहां से h डिफाइन होता है दैट इज डेल्टा h, नॉट h एग्जैक्ट h डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये एनर्जी के फॉर्म में होता है और एनर्जी को पर्टिकुलरली डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हमेशा क्या निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन में पढ़े थे हम लोग, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं ये चीज कि ये कैसे डिफाइन होता है। तो ये डेल्टा h है, डेल्टा h क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, चेंज से डिफाइन होता है। ये लिक्विड है, ये गैस है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस पे। क्या आपको दिख रहा है ये डेल्टा एच वेपराइजेशन का बात हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, गैस में, तो वेपर्स में फॉर्म हो रहा है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन। इसी तरह हम चेंज किसका लिख सकते हैं, एंट्रोपी का भी। बताओ एंट्रोपी यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो जैसे लिक्विड से गैस जा रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ेगा दैट मींस एंट्रोपी बढ़ेगी। लिक्विड से गैस जा रहा है ना तो मूवमेंट ज्यादा होगा, वैसे मूवमेंट से ही नहीं डिफाइन करते हैं रैंडमनेस, बहुत सारी चीजें हैं देख के भी बता सकते हो आप, लेकिन हाँ एक चीज तो फील आ रही होगी कि मूवमेंट और चीज रैंडमनेस ज्यादा होगा उनके बीच में, तो इसलिए डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। जब रैंडमनेस इंक्रीज होता है तो डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव। डिफाइन क्या है, डेल्टा एस। इसके बाद डेल्टा वी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। थोड़ा देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। जैसे डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी मतलब डेल्टा वी को लिख सकते हैं वी एक्स गैस माइनस वी एक्स लिक्विड, ये लिख सकते हैं ना। अब वी एक्स गैस माइनस लिक्विड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि गैस का वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होता है लिक्विड के कंपैरेटिवली। क्यों, क्योंकि मान लो लिक्विड है, एक गैस मॉलिक्यूल निकला, एक मॉलिक्यूल निकला, तो उस कंटेनर के लिए तो उसका पूरा वॉल्यूम हो गया ना, तो इसलिए क्या हुआ, वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वी ऑफ गैस, वी ऑफ एक्स लिक्विड को 0 मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो दैट मींस डेल्टा वी किसके इक्वल हो गया, वी एक्स गैस के इक्वल हो गया। अगर गैस के इक्वल हो गया है तो क्या मैं इसको RT अपॉन P लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। क्यों लिख सकते हैं RT अपॉन P, कब लिख सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है हम लोगों ने फॉर 1 मोल अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, कब, जब ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन ही लगाया हम लोगों ने, इसलिए वी गैस लिख रहे हैं तो RT अपॉन P लिखा है, मोल्स कितना ले रखे हैं 1, ठीक है। चलिए यहां से तो ये पता चल गया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं जहां से एक्चुअली में ये डेरिवेशन होता है, दैट इज dg इज इक्वल्स टू, इसके बाद लिख रहा हूं मैं dg इज इक्वल्स टू vdp माइनस sdt। अच्छा ये कौन सा इक्वेशन है, ये गिब्स फ्री इक्वेशन है और ये थर्मोडायनामिक्स से डिफाइन होता है। अब कौन सा इक्वेशन तो देखते हैं। जैसे इक्वेशन आपको पता होगा ना, g इक्वल्स टू h माइनस ts, इसको चेंज कर लो तो dg इक्वल्स टू dh माइनस dts होता है, राइट। तो यहां से अब dh क्या लिख सकते हैं, डेल्टा h होता है डेल्टा u प्लस p डेल्टा v, या सॉरी डेल्टा pv, डेल्टा h इक्वल्स टू डेल्टा u प्लस डेल्टा pv, और pv को चेंज कर सकते हैं p1 v1 p2 v2, उसके बाद डेल्टा u को भी लिख सकते हैं, तो वहां से ड्राइव हो सकता है, वहां से ड्राइव होता ही है डेल्टा g इक्वल्स टू v dp माइनस s dt, ठीक है। अब यहां से अगर ये डिराइव हुआ है तो इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, ये है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम कैलकुलेट कब कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम पे। अब बताओ अगर एट इक्विलिब्रियम में है तो बताओ dg का वैल्यू क्या होगा, तो dg होगा इक्वल टू 0। अगर dg इक्वल टू 0 हो गया तो बताओ v dp किसके इक्वल होगा, s dt के इक्वल हो जाएगा। अगर यह ऐसा सिचुएशन हो गया तो इसका वेरिएबल चेंज कर ले, इधर
dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू s अपॉन v लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर देखते हैं, यहाँ से इसको इलैबोरेट करते हैं कि कैसे होगा। हम लोगों ने अभी इक्वेशन लिखा dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू s अपॉन v। अब एंट्रोपी और वॉल्यूम को डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन है, रिएक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज के इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको चेंज के इक्वल में कन्वर्ट कर लूं, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा v। ठीक है, अब एंट्रोपी एक वेपराइजेशन के लिए डेल्टा s का फॉर्मूला होता है डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन t। ये वैल्यू उठा करके ये पुट करो, ये वैल्यू कहाँ जाता है, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एंट्रोपी जब पढ़ते हैं तो वहां पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ोगे तो dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन t। डेल्टा v को क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन p, यहाँ पुट कर लो RT अपॉन p, p ऊपर चला जाएगा तो आपका जो इक्वेशन कन्वर्ट होगा ये है dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन t स्क्वायर r इनटू p। क्लियर है? वेरिएबल को p साइड में ले लेते हैं, t को उधर लेके जाते हैं, तो बताओ dp अपॉन p किसके इक्वल होगा, डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन RT स्क्वायर इनटू dt के इक्वल हो जाएगा। अब लिमिट लगा लेते हैं, यहाँ से P1 से P2 का लिमिट होगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं T1 से T2 के बीच में। तो अगर आप यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आएगा ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप इंटीग्रेट कर लो तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा H वेपराइजेशन। अच्छा एक और चीज़ है कि डेल्टा H वेपराइजेशन और R क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, अगर बाहर आएंगे तो डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R, इसको यहाँ से इंटीग्रेट करो तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब क्या होगा, -1 अपॉन टी आ जाएगा T1 से T2 के बीच में। अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग ln P2 अपॉन P1 किसके इक्वल हो गया, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 के इक्वल हो सकता है। यहाँ से आप देखो ये फॉर्मूला आपके पास डिफाइन हो गया है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा log P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इक्वेशन है, किसको बोलते हैं, ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखो आप यहाँ से एक चीज मेजर कर सकते हो, जैसे प्रेशर चेंज कर रहा है वैसे ही टेम्परेचर चेंज करेगा, मतलब प्रेशर वेपर प्रेशर चेंज करेगा टेम्परेचर चेंज करने के वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है क्लॉसियस इक्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर चेंज। जैसे वेपर प्रेशर आप चेंज करोगे टेम्परेचर कैसे वैरी करेगा। थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं, पर ये समझने के बाद थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को ध्यान रखना है, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद इसको और बॉइलिंग पॉइंट को कन्वर्ट करके एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आपको क्लैरिटी थोड़ा सा और आ जाएगा। तो देखते हैं जरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूं जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस पे क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है। और अगर लिक्विड है और मान लेते हैं कि इसका जो P एक्सटर्नल है, बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 2 atm है। अब लिक्विड वोलेटाइल है, अगर वोलेटाइल है तो इसके पास क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर्स होगा। अगर इसके पास वेपर्स है तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर है 0.5 atm और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T केल्विन पे है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा? नहीं, ये चीज नहीं बोल सकते हैं। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट तब डिफाइंड है, अब मान लो आपने क्या किया, इस टेम्परेचर को कहीं T2 टेम्परेचर पे लेके चले गए। अगर उस पे लेके चले गए तो प्रेशर भी बढ़ा होगा, प्रेशर बढ़ के अगर आपने 2 atm प्रेशर करके लेके चले गए, बताओ जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया होगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल हो गया होगा, उस टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर आया होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे डिफाइन होता है कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। कब? द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड व्हेन द
एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इस प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके इसको 5 atm कर दिया तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा 5 atm पे। तो उस जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस टेम्परेचर पे T3 मान लेते हैं, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया है एक्सटर्नल प्रेशर, तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ेगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पी एक्सटर्नल चेंज करते गए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, ये तो था इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन थोड़ा एक और छोटा सा बात समझने की कोशिश करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब इंटरनल जो वेपर प्रेशर है वो पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाए। अच्छा मान लेते हैं कि पी एक्सटर्नल 1 atm है किसी लिक्विड का, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और कोई आपका लिक्विड है, उसका अभी वेपर प्रेशर कितना है, 0.5 atm में मान लेते हैं, कितना है 0.5 atm। इस पे कुछ इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। अब आपने इस लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया। अच्छा वही प्रेशर पे एटीएम कितना था, पे एक्सटर्नल 1 atm, लिक्विड का पहले था 0.5 वेपर प्रेशर, अब आपने कर दिया 0.3। क्या आप डिक्रीज कर सकते हो वेपर प्रेशर? हाँ, हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं वेपर प्रेशर। कैसे, वो देखते हैं। मान लो यही लिक्विड है, ये भरा हुआ है यहाँ पे लिक्विड, और इसके कुछ वेपर्स बने होंगे, और अभी इसका वेपर्स कितना है 0.5, करेक्ट। अगर हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड डाल दें, नॉन वोलेटाइल लिक्विड का मतलब उसके वेपर्स बनेंगे नहीं। अगर उसके वेपर्स बनेंगे नहीं, अगर आपने इसका लिक्विड बना दिया, यहाँ पे लिक्विड ऐड कर दिया अगर नॉन वोलेटाइल लिक्विड, तो क्या होगा, इसके जो वेपर्स हैं वो कम बनेंगे। वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो 0.5 था, तो प्रेशर आप ड्रॉप करके इसको ला सकते हो 0.3 तक। कब लाओगे, जब आपने इसको नॉन वोलेटाइल लिक्विड से ऐड कर दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये नहीं है, अगर वेपर प्रेशर को डिक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसको इक्वल किसके होना है, 1 atm का। ऑलरेडी 0.5 था, आपने और डिक्रीज कर दिया वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दैट मींस अगर आप वेपर प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ना पी एक्सटर्नल, इसको 1 atm तक लाओगे तो पी एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तब उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको कैलकुलेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये सब चीजें थी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर का वेरिएशन क्या होता है टेम्परेचर से, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, वो तो स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया। अब इन सब को कंप्लीट करके एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद इस लेक्चर को समझते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों को, कैप्लर इक्वेशन, क्लासेस कैप्लर इक्वेशन को और बॉइलिंग पॉइंट को देख के। अच्छा हाँ, एक और चीज है, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो दो टाइप पे होता है, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें जो हम लोग पी एक्सटर्नल मान के चलते हैं ना, वो 1 atm के इक्वल के मान के चलता है, जब वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में पी एक्सटर्नल का जो वैल्यू है वो 1 बार के इक्वल हो जाता है। क्लियर है, 1 बार के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, दो कैटेगरी में डिवाइड है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, ये नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 373 Kelvin. ठीक है, if the vapor pressure of water at temperature T Kelvin is 19 mm of Hg। ठीक है, उसका कोई टेम्परेचर T मान लेते हैं, उसका 19 है। यहां से इसका देख लेते हैं, the delta H vaporization, the delta H vaporization of water
इज 40.67 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना, हमेशा कभी भी यूनिट से देख लेते हैं, किलो जूल पर मोल ज्यादातर डेल्टा एच का ही वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। तो कभी अगर आपको डेल्टा एच नहीं पता, यूनिट दे दिया है, तो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना दे रखा है, इतना पूछा है। कैलकुलेट द टेम्परेचर T केल्विन क्या होगा, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। पहले पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एट 3 मतलब 373 केल्विन पे ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पूछा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि P एक्सटर्नल इसके वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के इक्वल हुआ होगा, यही तो मतलब है। बॉइलिंग पॉइंट तब कैलकुलेट हो सकता है जब P एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल हो। दैट मींस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में P एक्सटर्नल कितना लेते हैं हम लोग? P एक्सटर्नल लेते हैं 1 atm के इक्वल लेते हैं, और 1 atm क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg। क्या आपको यही वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है? तो यस, आपको ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है। अब क्या किया उसने, उसको लेकर के T केल्विन पे लेके चला गया। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट T केल्विन, तो T केल्विन पे अब इस पे जो वेपर प्रेशर है उसको दिया है 19 mm ऑफ Hg के इक्वल, करेक्ट है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, दैट मींस ये आपको P1 था, ये आपका P2 दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या है अपने पास? अपने पास फार्मूला है ln, या फिर लॉग वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 के इक्वल होता है। यहाँ पे पुट करो फार्मूला में वैल्यूज, तो लॉग क्या होगा? P2 कितना दे रखा है? 19 mm ऑफ Hg, 19 अपॉन 760 इज इक्वल्स टू डेल्टा H। ध्यान रखना यूनिट्स का, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा H कितना है? 40.67 किलो जूल। तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में, ये होगा जूल पर मोल के इक्वल, दैट मींस मोल इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है। अपॉन ये क्या होगा यहाँ पे? 2.303 R, ठीक है। तो क्वेश्चन को रब करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर देखते हैं R का वैल्यू क्या होगा। अगर एटीएम में ले रहे हैं, mm पे भी ले रहे हैं, वैसे तो 8.3 ले लेते हैं। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है इसका यूनिट, और ये हो गया 1 अपॉन 373 माइनस 1 अपॉन T, क्योंकि T2 वाला है, ये इनिशियल आपको दिया हुआ था। तो यहाँ से सॉल्व करो, देखो आपको, देखो यूनिट से यूनिट गया, जूल से आप केल्विन को ऊपर ले गए तो केल्विन में हो गया, तो टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो T2 की जो वैल्यू होगी, यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 माइनस 373 अपॉन T आ जाएगा, 373 T आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो टेम्परेचर आता है दैट इज 294.1 केल्विन के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, और यहाँ से आपको ये आंसर डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आज? हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से समझा, कुछ एग्जांपल से थ्रू उसको डिफाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने वेपर प्रेशर को समझा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस पूरे टॉपिक में। वेपर प्रेशर को पढ़ने के बाद हम लोगों ने इवेपोरेशन, उसमें ही पढ़ लिया था इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को अच्छे से डिफाइन किया। उसके बाद वेपर प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। वेरिएशन किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, और उसी से हम लोगों ने क्लॉसियस-कैप्लान इक्वेशन को डिराइव करी, उसको अच्छे से समझा कि वो कैसे हुआ होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को कैसे देखते हैं, उसको स्टैंडर्ड और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में कैसे डिफाइन करते हैं, और इन सबको क्यूमुलेटिव करके एक न्यूमेरिकल करके हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को, इस टॉपिक को अच्छे से समझा। तो ये अपना लेक्चर था। थैंक यू सो मच।